Good morning to all of you. Today we are going to start in the topic that is very important for ancient history, that is about the Saptang theory of Kautilya. As you know that in ancient times there were many political thinkers, many scholars who have discussed about the सप्तांग theory. इसमें सप्तांग सिद्धांत प्राचीन काल में अनेक स्मृतिकारों ने, धर्मसूत्रकारों ने, व्यवस्थाकारों ने, कौटिल्य ने आदि ने इस पर विस्तृत रूप से चर्चा किया है। जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है यह महत्वपूर्ण है। इसके अतिरिक्त मनुस्मृति में, शुक्रनीतिसार में, भारद्वाज में आदि में हमको कौटिल्य और आदि में हमको सप्तांग सिद्धांत देखने को मिलता है। जहाँ तक कौटिल्य के अर्थशास्त्र की बात है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र के छठे अधिकरण में, जिसमें पूरा 15 अधिकरण और 180 प्रकरण है, इसमें छठवें अधिकरण में हमको सप्तांग सिद्धांत के बारे में जानकारी मिलती है। कौटिल्य ने राज्य को, संपूर्ण राज्य को एक भौतिक शरीर के रूप में मानते हुए इसके 7 अवयव, 7 एलिमेंट्स, 7 ऑर्गन्स ऑफ द ह्यूमन एनाटॉमी के रूप में इसको स्थापित किया है। और इन सभी 7 एलिमेंट्स का समग्र स्वरूप ही सप्तांग सिद्धांत है। तो राज्य रूपी जो शरीर है यह 7 अंगों या 7 तत्वों से मिलकर बना है। इसी को आपका सप्त अंग या सप्तांग सिद्धांत कहते हैं। यह है आपका स्वाम्यामात्य, जनपद, कोष, दुर्ग, दंडमित्र। स्वामी मतलब आपका राजा, अमात्य, जनपद, कोष, दुर्ग, दंड और मित्र, इनकी चर्चा इन्होंने किया है। अब आते हैं इसके डिटेल में। कौटिल्य ने जो स्वामी या राजा है इसको सप्तांग सिद्धांत में राज्य में सबसे महत्वपूर्ण स्थान दिया है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कौटिल्य ने राज्य की जो उत्पत्ति मानी है वह उन्होंने दैवी उत्पत्ति नहीं माना है। कौटिल्य ने दैवी उत्पत्ति का निषेध किया है। कौटिल्य ने राज्य को सामाजिक अनुबंध सिद्धांत, सामाजिक समझौते सिद्धांत का प्रतिफल माना है। याद रखिएगा, कौटिल्य ने सोशल कॉन्ट्रैक्ट को महत्व दिया है, उसके न कि दैवी उत्पत्ति को। तो कौटिल्य दैवी उत्पत्ति को स्वीकार नहीं करता है। दूसरी बात, जहाँ तक राज्य की बात है, कौटिल्य ने राज्य के 3 प्रकार माने हैं, द्वैराज्य, वैराज्य और संघराज्य। तो कौटिल्य के 3 राज्य कौन से हैं? द्वैराज्य, वैराज्य और संघराज्य। कौटिल्य ने 3 प्रकार के राज्य माने हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। राजा के लिए कौटिल्य ने सप्तांग सिद्धांत में राजा को शीर्ष पे रखा, राजा को सिर के समान माना है। राजा इज मीन्स द किंग, द रूलर हु इज द होल एंड सोल ऑफ एनी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। तो वह राज्य का सर्वोच्च अधिकारी है, सुप्रीम अथॉरिटी है, सुप्रीम जो सॉवरेंटी है वह राज्य में और राजा में समाहित है। राज्य के माध्यम से राजा में समाहित है, क्योंकि राजा जो है राज्य का अधिपति है, राज्य को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए उसको उन्होंने वह अधिकार दिया है। तो राजा के लिए उन्होंने यद्यपि निरंकुशता की बात किया है और राज्य को उन्होंने अति महत्व दिया है। उन्होंने सर्वशक्तिशाली राष्ट्र की संकल्पना की बात किया है, जैसा कि हमको हीगल के फिलॉसफी में देखने को मिलता है। लेकिन तथापि कौटिल्य ने राज्य को निरंकुश होते हुए, राजा को निरंकुश मानते हुए भी राजा को कल्याणकारी, विवेकशील, बौद्धिक होने की बात किया है। राजा को प्रजा कल्याणकारी होने के लिए कहा है और कहा है कि प्रजा हितम राजा। तो उन्होंने कहा कि प्रजा के हित में ही राजा का हित है और ठीक है, राजा को वही कार्य करना चाहिए जो प्रजा के लिए अच्छा हो, प्रजा के लिए हितकारी हो, कल्याणकारी हो, न कि राजा के लिए। तो उन्होंने इस बात पे महत्वपूर्ण बल दिया है। तो राजा की निरंकुशता पे होते हुए भी उस पर प्रबुद्धता, विवेकशीलता और जन कल्याणकारी भावना को अधिरोपित किया है। इसीलिए कौटिल्य प्रबुद्ध निरंकुशतावाद के समर्थक हैं। प्रबुद्ध निरंकुशतावाद, इनलाइटेंड डेस्पोटिज्म, ENLIGSTENED, इनलाइटेंड डेस्पोटिज्म।
का समर्थन किया है। आगे आते हैं, जैसे कि आगे चल के हमको बलबन में दिखाई देता है, बहुत सारे अन्य महत्वपूर्ण जैसे अलाउद्दीन खिलजी दिखाई देता है। अलाउद्दीन खिलजी कहता है सरा या शरीयत में क्या उचित है क्या अनुचित है, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं राज्य के लिए जो अच्छा समझता वही करता हूँ। बलबन कहता है कि प्रजा कल्याण को महत्वपूर्ण स्थान देना चाहिए, कि जब तक राज्य तभी तक स्थायी रह सकता है जब तक प्रजा में उस राज्य के प्रति और राजा के प्रति या सम्राट के प्रति सहानुभूति बनी रहेगी। ओके, तो ये बात है। आगे देखते हैं, जहाँ तक राजा के प्रकार की बात है, कौटिल्य ने 3 प्रकार के राजा माने हैं। कौटिल्य ने 3 प्रकार के राजा माने हैं। पहला उन्होंने माना है धर्म विजयी राजा, धर्म विजयी। दूसरा माना है लोभ विजयी, लोभ विजयी। और तीसरा माना है असुर विजयी। इसमें धर्म विजयी वह राजा होता है जो सत्ता विस्तार में मुख्यतः अपने सम्मान के लिए विस्तार करता है। यह कर उपहार आदि लेकर प्रसन्न रहता है, यह अपने नाम और यश के लिए कार्य करता है। दूसरा लोभ विजयी होता है, जो किसी पे आक्रमण करता है तो उससे द्रव्य धन आदि प्राप्त कर लेता है, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा वस्तुओं पर अधिकार करने का प्रयास करता है, इसे कहते हैं लोभ विजयी। जबकि इसके विपरीत असुर विजयी कौन है, जो धन द्रव्य वस्तु प्राप्त करने के बाद भी संतुष्ट न हो, उसके बाद पराजित शासक के स्त्री का हरण कर ले, उनके दासों का हरण कर ले, उनकी वस्तुओं का हरण कर ले, जबरदस्ती अधिकार कर ले, उसे कहते हैं असुर विजयी। तो धर्म विजयी, असुर विजयी और 3 प्रकार के लोभ विजयी, 3 प्रकार के राजा होते हैं, ठीक है। प्राचीन काल में धर्म विजय की अवधारणा जो है कई हमको जगह प्राप्त होती है। जो आपका समुद्रगुप्त दक्षिणी अभियान है, इसमें भी इसे भी धर्म विजय कहा था, जिसकी तुलना हेमचंद राय चौधरी ने किया है। और इसकी तुलना उन्होंने कालिदास के रघुवंश में वर्णित रघु के दक्षिण भारत के शासक महेंद्र के ऊपर विजय से करते हुए उसे धर्म विजय की संज्ञा दिया है। और हर्षवर्धन की सिंध विजय को भी धर्म विजय कहा जाता है। इसकी धर्म विजय की चर्चा आगे चल के हमको कालिदास के ग्रंथों में और अन्य महत्वपूर्ण ग्रंथों में प्राप्त होता है। आगे देखते हैं, जहाँ तक राजा के महत्वपूर्ण गुणों की बात है, तो कौटिल्य ने राजा को 3 महत्वपूर्ण गुणों से समन्वित माना है। ये कहा कि राजा में 3 गुण निहित होने चाहिए। पहला क्या है, प्रभु शक्ति, दूसरा है मंत्र शक्ति और तीसरा है उत्साह शक्ति। यह प्रभु शक्ति और मंत्र शक्ति उत्साह शक्ति का इतना महत्व है कि आगे चलकर हमको जब चालुक्य वंश में पुलकेशिन द्वितीय के दरबारी थे रविकीर्त ने एक अभिलेख लिखा जिसका नाम है ऐहोल अभिलेख। तो ऐहोल अभिलेख में उन्होंने राजा को 3 शक्तियों से युक्त माना है। प्रभु शक्ति, मंत्र शक्ति, उत्साह शक्ति का उल्लेख कहाँ मिलता है, ऐहोल अभिलेख में। इसका आगे चल के चर्चा ऐहोल अभिलेख में भी प्राप्त होता है। यह क्या है, प्रभु शक्ति का मतलब होता है द पावर ऑफ आर्मी एंड ट्रेजरी। प्रभु शक्ति क्या है, द पावर ऑफ आर्मी एंड ट्रेजरी। मंत्र शक्ति क्या होता है, मंत्र शक्ति का होता है द एडवाइस ऑफ मिनिस्टर्स, मंत्री अधिकारी तंत्र का, जिसके पास सलाह हो, उचित सलाह हो, जिसके पास आर्मी हो, फोर्स हो। और उत्साह शक्ति का मतलब होता है करिश्मेटिक अथॉरिटी, जिसके अंदर उत्साह हो, कार्य करने की लगन हो, क्षमता हो, वह आपका करिश्मेटिक अथॉरिटी है, और जिसके पास फॉलोअर्स की बड़ी संख्या हो, ठीक है। तो राजा के लिए इन्होंने ये माना है। राजा की शिक्षा पर भी कौटिल्य ने महत्वपूर्ण बल दिया है। इसीलिए कहता है कि राजपुत्र शिक्षित होने चाहिए। अगर राजपुत्र शिक्षित नहीं हैं, राजा शिक्षित नहीं हैं, तो वह राज्य सही नहीं रहेगा। वो कहता है कि जिस प्रकार घुन लगी हुई लकड़ी शीघ्र ही नष्ट हो जाती है, उसी प्रकार जिस राजकुल के राजपुत्र शिक्षित नहीं होते, वह राज्य भी बिना युद्ध आदि के अपने आप ही नष्ट हो जाता है। इसकी चर्चा करता है। और कौटिल्य ने राजपुत्रों की तुलना करकटों से की है। करकट जो होते हैं एक विशेष प्रकार की घास होती है जो
जिस जगह उत्पन्न होती है उस जगह के अन्य चीज़ों को नष्ट कर देती है। तो कहता है कर्कट घास होते हैं ये लोग, कर्कट घास की तरह होते हैं जो अपने जनक को ही समाप्त कर देते हैं। ठीक है, तो इनकी तुलना वह कहता है। कौटिल्य ने राजा के लिए महिला अंगरक्षिकाएं रखने की बात किया है, और कौटिल्य ने राजा के संपूर्ण दिनचर्या को इन्होंने 1.30 डेढ़ घंटा के, याद रखिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। कौटिल्य ने राजा की दिनचर्या को डेढ़ घंटे के 8 प्रहर में बांटा है। तो 8 प्रहर जो है उसका 8 प्रहर दिन में है और 8 प्रहर रात में है। 8 प्रहर रात में है, तो कुल मिला के कितना है 16 प्रहर। ठीक है, अगर दिन भर पूछेगा तो याद हो जाएगा आपका 8 प्रहर, दिन रात दोनों है तो 16 प्रहर। कितने देर का, डेढ़ घंटे के प्रहर को बांटते हुए उसने उसको 8 प्रहर में बांटा है। ठीक है, तो याद रखिएगा, ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो सकता है। राजा पे जहाँ तक उसने नियंत्रण की बात किया है, वह कहता है कि राजा पे सदाचार, विवेकशीलता, अनुबंधवाद, रीति रिवाज, धार्मिक नियम, मंत्रिपरिषद आदि जो हैं वह राजा पे कंट्रोल करेंगे। कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत में जो राजत्व या राजा का पद है, यह सबसे बड़ी बात है इसमें कि उन्होंने एक्सेसिव सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर की बात किया है। एक्सेसिव सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर का मतलब होता है अति केंद्रीयवाद। अति केंद्रीय प्रवृत्ति जो है कौटिल्य के अर्थशास्त्र की मूल विशेषता है। उसमें होल एंड सोल जो कुछ भी है, शासन प्रशासन सब का अंतिम स्रोत जो है वह केंद्रीय सरकार में ही जाके आरोपित कर दिया है, उसी में समाहित कर दिया है। इसीलिए जो एक्सेसिव ऑफ पावर है यह इनके अर्थशास्त्र की मूल विशेषता है। और आगे चल के जो मार्क्सवादी इतिहासकार हुए रोमियो थापर आदि ने एक्सेसिव सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर को ही इसके मौर्य साम्राज्य के पतन का मूल कारण माना और करों की अधिकता की बात किया। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में करों की भी अधिकता मिलती है। अगले हैं दूसरे हैं अमात्य हैं, द मिनिस्टर्स हैं, जस्ट लाइक द ब्यूरोक्रेसी। या ब्यूरोक्रेसी को उन्होंने उस राज्य रूपी शरीर का आँख माना है। इसमें मंत्री और प्रशासनिक व्यक्ति आते हैं, लेकिन इसमें अति विस्तृत प्रशासनिक तंत्र की चर्चा की गई है, जैसा कभी हमने चर्चा भी किया था। कौटिल्य ने राज्य रूपी गाड़ी के लिए अमात्य रूपी पहिए की बात किया है। कहा अमात्य जो अधिकारी हैं इनके बिना राज्य रूपी गाड़ी नहीं चल सकता है। तो इनके महत्व, अमात्य जो हैं यह उच्चाधिकारियों का समूह होता है, इसी में से तीर्थ, इसी में से अध्यक्ष आदि चुने जाते हैं। जैसे कि गुप्त काल में आपका कुमारा मात्य होते हैं, और वर्तमान में, और जैसे आपके मुगल काल में जो वरीयता सूची को दर्शाने वाले होते हैं मनसबदार की तरह होते हैं। ठीक है, वर्तमान में जिसे आपका ग्रेड पे के रूप में देखते हैं क्लास 1 क्लास 2 के अधिकारी, वैसे ही आपके अमात्य हैं। तीसरा है जनपद। जनपद का मतलब होता है पॉपुलेशन। जनपद मतलब एक जनवासित क्षेत्र होता है जहाँ पे जनता निवास करती है, और इसकी तुलना उन्होंने पैर या शरीर से किया है। बिना जनता के कोई राज्य स्थापित नहीं हो सकता है। ठीक है, इसलिए कौटिल्य ने जनपद को व्यापक महत्व दिया है। तो यह पैर के समान है जो संपूर्ण राज्य का मूल आधार होता है। इसीलिए अर्थशास्त्र को भी कौटिल्य ने कहा है। अर्थ क्या होता है, अर्थ का मतलब होता है जनवासित क्षेत्र, जहाँ पे जनता निवास करती है, जनवासित क्षेत्र। और शास्त्र क्या है, इसको चलाने के लिए नियम कानून मर्यादा आचार संहिता आदि। तो एक होगा, एक प्रकार कर सकते हैं क्या, नियम कानून आदि। तो मतलब है एक विशेष क्षेत्र में जो जनता को और राज्य को चलाने के लिए जो नियम कानून होते हैं, शास्त्र होते हैं, आचार संहिता होती है, उसे कहते हैं अर्थशास्त्र। ठीक, अगला आते हैं कोष। कोष का भी महत्वपूर्ण स्थान है। कोष मतलब ट्रेजरी, इसको राज्य रूपी शरीर के मुख के रूप में कहा गया है। और उन्होंने, क्योंकि कोष के बिना राज्य चल नहीं सकता है, इसलिए कोष का व्यापक महत्व है। कौटिल्य ने राज्य के आय व्यय को आय शरीर और व्यय शरीर के रूप में स्थापित किया है। और कौटिल्य ने जो कर की बात किया है, अनाज के रूप में जो कर है, कौटिल्य ने 6वां हिस्सा की बात किया है। व्यापार में 10वें हिस्सा की बात किया है राज्य का। और पशुधन से, पशु व्यापार आदि से जो लाभ होगा उसमें 50वां हिस्सा इन्होंने राज्य का माना है। ठीक है, तो कोष को भी व्यापक महत्व दिया गया है। अगला है आपका दुर्ग, फोर्ट्स।
दुर्ग को इन्होंने भुजाएं, बाहें या हाथ कहा है। ये भी राज्य के महत्वपूर्ण घटक हैं। जो दुर्ग हैं, ये दुर्ग के प्रमुख दो रक्षक प्रमुख थे, दो प्रकार के थे। मूलतः दुर्ग जो थे दो जगह स्थापित थे। एक थे राज्य के अंदर और दूसरा जैसे आपके राज्य के बाहर, मतलब सीमा पे। तो जो सीमा, एक तो आपका दुर्ग हो गया सीमावर्ती दुर्ग, ठीक है, जो अंतपाल के नेतृत्व में होता था। सीमावर्ती बॉर्डर पे होते थे, सीमावर्ती दुर्ग, सीमावर्ती, और दुर्गपाल जो था देश के अंदर, आंतरिक दुर्ग, आंतरिक दुर्ग। तो आंतरिक जो दुर्ग होते थे उसका दुर्गपाल देखता था, सीमावर्ती दुर्गों को अंतपाल देखता था। दुर्ग के 4 प्रकार माने गए हैं। पहला माना गया है आपका औदक, दूसरा पार्वतक, तीसरा धान्विक, चौथा वन दुर्ग। औदक दुर्ग क्या है? ऐसा दुर्ग जो चारों तरफ जल से घिरा हो। जैसे मध्यकाल में बड़ा फेमस दुर्ग था जिसका नाम था जंजीरा। जंजीरा का शाब्दिक अर्थ होता है जल से घिरा हुआ। चारों तरफ जो जल से घिरा होता है वो क्या कहते हैं? उसे कहते हैं जंजीरा। तो ये क्या है? औदक मतलब चारों तरफ पानी से घिरा हुआ दुर्ग हो ताकि सुरक्षा हो। पार्वतक मतलब होता है कि जिसमें चारों तरफ पर्वत और चट्टान हो, पार्वतक दुर्ग। धार्मिक दुर्ग मतलब होता है यह जिसके जो रेगिस्तान के एरिया में बनाया गया हो, चारों तरफ जिसके रेगिस्तान हो, शुष्क क्षेत्र हो। और वन दुर्ग मतलब होता है आपका जंगल से घिरा हुआ दुर्ग, मतलब ऐसे दुर्ग रहेंगे जहां आसानी से कोई भी न पहुंच पाए। इसीलिए मेगस्थनीज ने मौर्य राजप्रसाद की चर्चा किया है, फाहियान ने मौर्य राजप्रसाद की चर्चा किया है। बताता है मेगस्थनीज की जो पाटलिपुत्र है यह 80 स्टेडिया में फैला हुआ है। इसके चारों तरफ जो है वो खाई हैं जहाँ पानी भर दिया जाता है ताकि सुरक्षा मिलती रहे। चलिए अगला है दंड या सेना। सेना महत्वपूर्ण है। सेना को कौटिल्य ने मस्तिष्क कहा है। और कौटिल्य युद्ध और साम्राज्यवादी दृष्टिकोण रखते हैं। कौटिल्य ने युद्ध राज्य के लिए आवश्यक माना है। तो युद्ध के माध्यम से साम्राज्य विस्तार होगा, राज्य का महिमा का विस्तार होगा, तो इसलिए उन्होंने उस पर बल दिया है। कौटिल्य का जो राज्य, जैसे कि आगे चल के मुसोली का बड़ा फेमस कथन कहता है कि वार मेक्स द मैन ग्रेट। कहता है, मुसोली का कथन है कि युद्ध व्यक्ति को महान बनाता है। और वह कहता है कि जिस प्रकार एक स्त्री के लिए मातृत्व आवश्यक होता है उसी तरह राज्य के लिए युद्ध आवश्यक होता है। तो युद्धों पे विशेष बल दिया गया है कौटिल्य के अहसास में भी, और मुसोलिनी आज भी देखते हैं। तो इनका दृष्टिकोण साम्राज्यवादी है, इंपीरियलिस्टिक है। युद्ध के इन्होंने 3 प्रकार माने हैं, प्रकाश युद्ध, कूट युद्ध और तीसरी युद्ध। और युद्ध के लिए इन्होंने सबसे अच्छा ऋतु कौन सा माना है? हेमंत ऋतु। ठीक है, हेमंत ऋतु को इन्होंने सबसे महत्वपूर्ण माना है। तो अगर क्वेश्चन आएगा कि कौन सा ऋतु सबसे अच्छा है युद्ध के लिए? हेमंत ऋतु। अब प्रकाश युद्ध क्या है? प्रकाश युद्ध ऐसा युद्ध होता है जिसमें समय और स्थान दोनों निश्चित करके युद्ध किया जाता है। तो कौटिल्य कहता है कि प्रकाश युद्ध आपको तब करना चाहिए जबकि आप अपनी जीत के लिए आश्वस्त हों, जब आपके पास विन विन सिचुएशन हो तब आपको प्रकाश युद्ध करना चाहिए। अन्यथा किसी को ऐसे नहीं बुला लीजिए कि आके पता लगा उल्टा आपके ऊपर ही भारी पड़ जाए। तो प्रकाश युद्ध क्या है? जिसमें दिन और स्थान निश्चित करके युद्ध किया जाता है। जब आपका विरोधी कमजोर हो तब इस तरह की युद्ध करना चाहिए। कूट युद्ध क्या है? कूट मतलब युद्ध होता है जिसमें आपका कूटनीति, राजनीति आदि का प्रयोग किया जाए, जैसे मान लीजिए कम संख्या है सेना को दूर दूर फैला के बड़ी दिखाया जाए, कह दिया जाए पीछे से भी और सेना आ रही है, तो तरह तरह के आपका जो षड्यंत्र है करके इसमें युद्ध किया जाए। तो कूटनीति, राजनीति पूर्वक कम सेना को अधिक दिखाना, कम सेना को अधिक दिखाना आदि जो है वह कूट युद्ध में होता है। और तीसरी युद्ध क्या होता है? तीसरी युद्ध ऐसा युद्ध होता है जिसमें बाय हुक आक्रुक किसी भी तरह जीतने का प्रयास किया जाए। इसमें आपका औषधियों का प्रयोग, विष का प्रयोग, ठीक है, औषधियों का प्रयोग, विष का प्रयोग, हाँ, उसके बाद जितने प्रकार के षड्यंत्र हो सके आपके सारे षड्यंत्र किया जाए। तो ऐसे युद्ध को कहते हैं तीसरी युद्ध। तो 3 प्रकार के युद्ध की चर्चा किया।
जहाँ तक सेना की बात है, कौटिल्य ने 4 प्रकार की सेना की बात किया। पहला आपका है हस्त सेना, हाथियों की सेना। दूसरा अश्व सेना, रथ सेना, पैदल सेना, पैदल को भी आगे 6 भागों में बांटा। हस्त सेना को उसने सर्वश्रेष्ठ सेना माना है। कौटिल्य ने हस्त सेना को सर्वश्रेष्ठ सेना माना है। ठीक है, तो आपका ये इनका युद्ध और सैन्य हो गया। आगे देखते हैं मित्र, आपका एलाई और फ्रेंड। राज्य के लिए ये कान के समान होते हैं और मित्र रखना इसलिए भी ज़रूरी है ताकि ये आपको आपत्ति के समय में, विपत्ति के समय में आपके लिए कार्य कर सके। ठीक है, तो ये आपके और आगे चल के इनके लिए आप उन्होंने जो परराष्ट्रीय नीति का विधान किया, वैदेशिक नीति का विधान किया, जिसमें मंडल सिद्धांत, सारगुल्य नीति आती है। ठीक है, और उसमें उपाय सिद्धांत, इनकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे। तो कुल मिला के कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है यह मूलतः इन्हीं 7 तत्वों पे को महत्वपूर्ण स्थान देता है। 7 तत्वों पे उन्होंने वो बल देता है। कौटिल्य कहता है कि राज्याधिकारियों के लिए कहता है कि जिस प्रकार जिह्वा पे रखी गई वस्तु का जीभ स्वाद न प्राप्त करे, यह संभव नहीं है। उसी तरह राज्याधिकारी राज्य की संपत्ति या राज्य की वस्तुओं का प्रयोग न करें, यह भी संभव नहीं है। तो कौटिल्य ने एक प्रकार से यह माना है कि राज्याधिकारी जो होंगे वह निश्चित तौर से थोड़े बहुत भ्रष्टाचारी होंगे और निश्चित तौर से वे राज्य की संपत्ति का प्रयोग अपने व्यक्तिगत हितों में भी करेंगे। तो ये आपका मूलतः कौटिल्य का अर्थशास्त्र रहा। इसके बाद हम लोग आगे फिर चर्चा करेंगे। तो कौटिल्य ने पूरे राज्य रूपी शरीर की संरचना करते हुए 7 एलिमेंट्स, 7 अंगों को महत्वपूर्ण स्थान दिया और उसी की व्याख्या उन्होंने सप्तांग सिद्धांत के अंतर्गत किया। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।